नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अलग अलग स्टेट से अलग अलग दोस्तों के रिक्वेस्ट आया कि सर, जब हम केपीओ इंडस्ट्री, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री या मल्टीनेशनल कंपनी में एक अकाउंटेंट का जॉब लेने के लिए जाते हैं, जैसे यूएस अकाउंटिंग हो गया या ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग हो गया या मिडिल ईस्ट कंट्री के अकाउंटिंग हो गए या कनाडा के हो गए, तो ये सारे अकाउंटिंग का मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये मिलेंगे भी बहुत कम, क्योंकि इसका आइडिया भी आज तक इंडिया में सही से सभी लोगों को नहीं हो पाया है। तो मैं आज उसके बारे में कुछ क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ। कोशिश करेंगे इसमें जितना कवर हो जाए, नहीं कुछ तो टॉप 20 क्वेश्चन तो कवर कर ही लेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो आपको वो रूल पूछेंगे कि गोल्ड अकाउंटिंग जो रूल होते हैं वो क्या है। तो देखिए, यदि देखा जाए, अलग अलग मेथड भी देखे हैं, कुछ लोग ब्रांच बोलते हैं, कुछ लोग रूल बोलते हैं। यदि गोल्डन रूल अकाउंटिंग के बोले तो उनके 3 रूल होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में जितने भी रिसीवर होते हैं उसको डेबिट करते हैं, जितने भी गिवर होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक उसी तरह जितने भी एसेट्स आते हैं कंपनी में उसको डेबिट करते हैं, जितने जाते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ये रियल अकाउंट की बात। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, और जितने ही इनकम और गेन होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ये गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के। वैसे ही मॉडर्न रूल होते हैं, जब जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तब तब डेबिट करते हैं, और जब जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तब तब अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। और ठीक इसी तरह जब जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट करते हैं, जब जब एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये मॉडर्न रूल के बारे में, लेकिन मॉडर्न रूल आज के डेट में चल नहीं रहा है, ज्यादा गोल्डन रूल ही चल रहा है। चलिए मैं फटाफट क्वेश्चन कवर करने की बात करता हूं, और क्वेश्चन कवर करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने फेस किया है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे तो वो पूछेंगे आपको प्रोविजन और रिजर्व में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, जब भी पूछे प्रोविजन और रिजर्व में क्या अंतर है, तो प्रोविजन एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, जो बैलेंस रखे जाते हैं, वो प्रोविजन वो डेप्रिसिएशन के पर्पज से ही यूज कर सकते हैं। और जो रिजर्व होते हैं वो दूसरे पर्पज से भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे यदि जनरल रिजर्व है तो उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। यदि आर्टिकल और मेमोरेंडम में कंपनी के प्रावधान है तो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, लेकिन प्रोविजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन और आप बोल सकते हैं रिजर्व में अंतर है। रिजर्व 2 तरह के हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक हो सकते हैं। प्रोविजन तो एक ही होते हैं जो पर्टिकुलर पर्पज से बनाए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब दूसरा है कि ये पूछे जाते हैं, यदि बेसिकली आप देखिए, प्रोविजन एंड रिजर्व का हमने क्लियर कर लिया कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या अंतर है। तो डेप्रिसिएशन जो है फिक्स एसेट्स पे चार्ज होते हैं, अमोर्टाइजेशन जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे चार्ज होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जब वैल्यू डाउन हो जाता है, जैसे हो गया डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सब के जब वैल्यू डिक्रीज होते हैं तो इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। और जो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, जो खर्चे, जो उसका वैल्यू कम होता है, उसको बोलते हैं, जो वैल्यू कम होता है, डेप्रिसिएशन। ये दोनों में अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में अंतर है। एक और क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन कहाँ नहीं लगते हैं फिक्स एसेट्स में। तो लैंड एक ऐसा है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगते हैं। डेप्रिसिएशन नहीं लगते हैं मतलब उसका वैल्यू एक तरह से कम नहीं होता है, क्योंकि लैंड यदि आज 50,000 में खरीदा है तो दूसरे साल ऐसा माना जाता है वैल्यू बढ़ता है और बढ़ता ही है। तो ये एक डिफरेंस होती है। फिर आपको ये पूछेंगे अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन में 2 चीजों को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब का एडजस्टमेंट क्या है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उसका एडजस्टमेंट क्या है, रेंट प्रीपेड है तो उसका क्या एडजस्टमेंट है। ये सारी चीजों का ध्यान जो है और रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। फिर उसके बाद आपसे और पूछ सकते हैं, लेकिन याद रहे अकाउंट फाइनलाइजेशन में आपको बहुत डिटेल में वो चले जाएंगे। जैसे बोलेंगे मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले जनरल एंट्री बताएंगे, और फिर बोलेंगे जब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 1000 है तो रिस्पेक्टिव सैलरी हेड के अंदर प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड के करंट लायबिलिटी हेड के अंदर दिखा देंगे कि इतना आउटस्टैंडिंग सैलरी है। वैसे ही रेंट में होता है।
रेंट में जो हमने एडवांस दे दिया है उसको एक इनकम के तौर पे शो कर सकते हैं, फिर उसको उधर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। इस तरह से चीज़ों को दिखाते हैं। फिर उसके बाद ये आता है कि डेप्रिसिएशन का पूछेंगे। जनरल एंट्री क्या है, तो उसका जनरल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। फिर उसको प्रॉफिट लॉस में जब ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन इसके जनरल एंट्री होती है। फिर उस तरह से आ गया, जैसे क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेटर का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, ये भी आप थोड़ा देख लेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछते हैं पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक होता क्या और रिकनसाइल कैसे किया जाता है। देखो पेटी कैश बुक जो होता है वो छोटे मोटे खर्चे के लिए कंपनी में कैशियर को दिए जाते हैं या अकाउंटेंट को भी हमको दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस और डायरेक्टर के छोटे मोटे खर्चे, चाय टी कॉफी, ऐसे सारे वो सब जो खर्चे दिए जाते हैं वो सारी चीज़ों को इसमें कंसिडर किए जाते हैं। उसको कैश बुक में पहले रिकॉर्ड किया जाता है और जो ओपनिंग बैलेंस था 5000 मिला है, लास्ट में क्लोजिंग से मिला लिया जाता है। इस तरह उसको रिकनसाइल किए जाते हैं। लेकिन रिकनसाइल करने के साथ साथ जितने भी खर्चे के वॉचर हैं सब एक जगह अटैच किए जाते हैं एज अ वॉचर, एज अ एविडेंस। इस तरह से उसको सेटलमेंट किया जाता है। फिर वो पूछ सकते हैं कि ई वे बिल क्या है, जो मोस्टली नहीं पूछता, लेकिन इंडियन के केस में जब आप आएंगे एज अ फ्रेशर तो पूछ सकते हैं। तो ई वे बिल जो है दोस्तों, ई वे बिल ट्रांसपोर्ट के परमिशन के लिए जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या तो फिर विद इन स्टेट भी जब माल जाते हैं तो वहां भी ई वे बिल रेज किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के केस में है 50,000 से ज्यादा वैल्यू है एसेट्स का, तो वहां जो है ई वे बिल इशू करना कंपलसरी है। ई वे बिल इशू कौन करता है, सप्लायर भी कर सकता है या तो फिर जो खरीद रहा है वो भी कर सकते हैं, कई बार तो दोनों ही करते हैं इशू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। एक ने पूछा था कि पेनाल्टी और फाइन पे जीएसटी लगता है या नहीं लगता है। पेनाल्टी और फाइन पे जीएसटी लगता है नहीं लगता है। दोस्तों पेनाल्टी फाइन जीएसटी के दायरे में नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन सप्लाई जहां जहां है वहां जीएसटी लगता है और ये सप्लाई के डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं जो फाइन और पेनाल्टी होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले लगाते हैं या कोर्ट के द्वारा लगाते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ भी चार्ज जीएसटी नहीं किया जाता है। तो जीएसटी का चार्ज जो है पेनाल्टी और फाइन के केस में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सप्लाई में नहीं आता है। सप्लाई की डेफिनेशन जब जीएसटी का पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, जैसे लीज हो गया, सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये चीज़ें नहीं आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, मैंने कवर करने का कोशिश किया। हाँ, और एक और पूछते हैं कि अकाउंटिंग के मेथड कितना है, तो मेथड दो है, एक्रूअल मेथड और कैश मेथड। कैश मेथड और एक्रूअल, जहां भी कैश ट्रांजैक्शन होता है वो कैश मेथड यूज करते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, कोई एडवोकेट हो गए या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कोई स्कूल हो गया, वहाँ कैश मेथड यूज होता है। और जहाँ उधार का भी लेन देन होता है, जैसे बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो वहाँ जो है एक्रूअल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये इंटरव्यू के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कवर करने का कोशिश किया। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो जो बोल रहे थे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, एटलीस्ट आप इसको तो पढ़ ही लें और एक बार देख ही लें, और पेरोल के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और जीरो टू हीरो चैनल पे एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है।